नमस्कार बच्चों, एसएसएलसी परीक्षा मार्गदर्शी हिंदी कंटिन्यू हुआ है। 27वां प्रश्न, कर्नाटक राज्य को किसने संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है? कर्नाटक राज्य को प्रकृति माता ने संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। 28वां प्रश्न, किसकी प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है? कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। 29वां प्रश्न, कर्नाटक के प्रमुख राज वंशजों के नाम बताइए। कर्नाटक के प्रमुख राजवंशजों के नाम हैं गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, होयसला, वोडेयर आदि। 30वां प्रश्न, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। 31वां प्रश्न, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बत्तीसवां प्रश्न, कर्नाटक में स्थित प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थाओं के नाम क्या हैं? कर्नाटक में स्थित प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थाओं के नाम हैं HAL, HMT, ITI, BHEL, BIL। 33वां प्रश्न, HAL का विस्तृत रूप क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। 34वां प्रश्न, HMT का विस्तृत रूप क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। 35वां प्रश्न, ITI का विस्तृत रूप क्या है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। 36वां प्रश्न, BIL का विस्तृत रूप क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
37वां प्रश्न, BHIL का विस्तृत रूप क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 38वां प्रश्न, डॉ CNR राव को डॉक्टर CNR राव को कौन सा पुरस्कार मिला है? डॉक्टर CNR राव को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। 45वां प्रश्न, प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी कहाँ है? प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी मैसूर में है। 40वां प्रश्न, कन्नड़ साहित्य के प्रमुख कविगण कौन कौन हैं? कन्नड़ साहित्य के प्रमुख कविगण हैं पुरंदरदास, कनकदास आदि। 41वां प्रश्न, कर्नाटक में कौन सा पेड़ विपुल मात्रा में है? कर्नाटक में चंदन का पेड़ विपुल मात्रा में है। 42वां प्रश्न, चंदन से क्या क्या बनाई जाती है? चंदन से तेल, साबुन और कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। 43वां प्रश्न, कर्नाटक के वैभव का प्रतीक क्या है? मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। 44वां प्रश्न, किन किन शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रेयोवृद्धि में अपना योगदान दिया है? कृष्णदेवराया, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर
रानी चेन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रेयोवृद्धि में अपना योगदान दिया है। 45वां प्रश्न, वचनकारों ने अपने वचनों के द्वारा कौन सी सीख दी है? वचनकारों ने अपने वचनों के द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। 46वां प्रश्न, कर्नाटक के प्रमुख वचनकारों के नाम लिखिए। कर्नाटक के प्रमुख वचनकारों के नाम हैं बसवण्णा, अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ आदि। 47वां प्रश्न, किन साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है? पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यासा, हरिहर, राघवांका आदि साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। 48वां प्रश्न, देश विदेश के लोग किसकी प्रशंसा करते हैं? देश विदेश के लोग कर्नाटक की तकनीकी के विकास की प्रशंसा करते हैं। उनचासवां प्रश्न, मैसूर में कौन कौन से महल हैं? मैसूर में जगन मोहन महल, ललित महल, अम्बा विलाल महल हैं। 50वां प्रश्न, गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज विजयपुर में है। 51वां प्रश्न, कर्नाटक में बहने वाली नदियाँ के नाम लिखिए। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि नदियाँ हैं। 52वां प्रश्न, कौन हमें रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती हैं? बेलूर हळेबीडु, सोमनाथपुर की मूर्तियाँ हमें रामायण महाभारत पुराणों की कहानियाँ सुनाती हैं।
53वां प्रश्न, कहाँ की शिल्पकला अनोखी है? कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। 54वां प्रश्न, जलाशयों की सहायता से क्या उत्पादन किया जाता है? जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। दूसरा में 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला सवाल, कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ और जलप्रपात कौन कौन से हैं? कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि। जोग, अब्बी, गोकाक और शिवन समुद्र आदि प्रमुख जलप्रपात हैं। दूसरा प्रश्न, कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? जून 2016। कर्नाटक के साहित्यकार कुवेंपु, दारा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, वी.कृ. गोकाक, यू.आर. अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार आदि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। तीसरा प्रश्न, बांध और जलाशयों के क्या उपयोग हैं? अप्रैल 2017, जून 2017। बांध और जलाशयों से हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। इसके अलावा इन नदियों के जलाशयों से ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।
4वां प्रश्न, कर्नाटक के प्रमुख राजवंशों के नाम लिखिए। गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसला, ओडेयर आदि कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंश थे। 5वां प्रश्न, बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहत संस्थाएं हैं? बेंगलुरु में HAL, HMT, ITI, BIL, BHIL जैसी बृहत संस्थाएं हैं। पहला सवाल, कर्नाटक के प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कीजिए। अप्रैल 2019। और कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। अप्रैल 2015। और कर्नाटक का प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है, कैसे स्पष्ट कीजिए। जून 19। कर्नाटक राज्य को प्रकृति माता ने अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम दिशा में अरबी समुद्र लहराता है। पश्चिमा घाटों के कुछ भागों को सह्याद्री कहते हैं। दक्षिण दिशा में नीलगिरी पर्वतावालियाँ शोभायमान हैं। दक्षिण से उत्तर के छोर तक लंबी पर्वतमालाएं फैली है, जिसे पश्चिमा घाट कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला अनोखी है,
स्पष्ट कीजिए। जून 2019। और कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का वर्णन कीजिए। अप्रैल 2017, जून 2018। उत्तर: कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी ऐहोळे पट्टदकल्लु के मंदिरों की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूर हळेबीडु सोमनाथपुरा के मंदिरों की मूर्तियाँ रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियाँ सुनती हैं। श्रवणबेळगोळा में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला मूर्ति दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। तीसरा प्रश्न, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति के लिए कर्नाटक के साहित्यकारों को देन क्या है? अप्रैल 2018, 2022। और कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति के लिए कर्नाटक के साहित्यकारों को की देन अमूल्य है। स्पष्ट कीजिए। जून 2018। उत्तर: कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाया है। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने वचनों द्वारा प्रेम अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यासा, हरिहर
राघवंका आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया। चौथा प्रश्न, कर्नाटक को चंदन का आगार क्यों कहते हैं? अप्रैल 2016। उत्तर, कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहते हैं। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। पांचवा प्रश्न, कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम लिखिए। उत्तर, कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम हैं गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, होयसला, ओडेयर आदि। कर्नाटक के प्रसिद्ध राजा थे मदकरी नायक, रानी अब्बक्का, कित्तूर रानी चन्नम्मा, टीपू सुल्तान, आदिल शाह आदि हैं। बाल शक्ति। पहला मेन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला सवाल, कौन कौन कंचे खेल रहे थे? रामू और श्यामू कंचे खेल रहे थे। दूसरा प्रश्न, खेल में कौन सदा बेईमानी करता है? रामू बेईमानी करता है। तीसरा प्रश्न, रामू को स्कूल जाने के लिए कौन कहता है? मोहन कहता है। चारवां प्रश्न, रामू ने किस विषय का गृह कार्य नहीं किया था?
उत्तर गणित विषय का। पांचवा प्रश्न, हमें किस उम्र में अच्छी आदतें डालनी है? 12 साल के उम्र में। छठवां प्रश्न, रामू को टोली में लाने की जिम्मेदारी किसने ली? संजय ने ली। सातवां प्रश्न, टोली का मुखिया कौन बना? मोहन बना। आठवां प्रश्न, बच्चों की तारीफ किसने की? कलेक्टर साहब ने की। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। नौवां प्रश्न, श्यामू किस रंग के कंचे को मारने के लिए कहा? हरे वाले को। 10वां प्रश्न, कौन बेईमानी करता है? रामू बेईमानी करता है। 11वां प्रश्न, किसने झगड़ा छुड़वाया? मोहन ने। 12वां प्रश्न, कौन स्कूल जाना नहीं चाहता? रामू स्कूल जाना नहीं चाहता। 13वां प्रश्न, टोली बनाने की बात कौन कहता है?
उत्तर, श्यामू टोली बनाने की बात कहता है। 14वां प्रश्न, रामू को बुला लाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? संजय लेता है। 15वां प्रश्न, कलेक्टर को क्यों प्रसन्नता हुई? गांव को साफ सुथरा देखकर कलेक्टर को प्रसन्नता हुई। 16वां प्रश्न, किसके कारण से गांव एक आदर्श गांव बन गया? बाल शक्ति के कारण गांव एक आदर्श गांव बन गया। 17वां प्रश्न, टोली का नाम क्या था? बाल शक्ति था। 18वां प्रश्न, सरकार की तरफ से बाल शक्ति को इनाम के रूप में कितने रुपये मिले? ₹5000 मिले। 19वां प्रश्न, मोहन ₹5000 किसे देना चाहा? प्रधानाध्यापक जी को देना चाहा। 20वां प्रश्न, एक बुजुर्ग ने क्या कहा? ये गांव के सच्चे सपूत हैं। 21वां प्रश्न, बाल शक्ति पाठ के लेखक कौन हैं? जगत राम आर्या जी हैं।
दूसरा में 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, रामू में कौन कौन सी बुरी आदतें थी? रामू स्कूल जाना नहीं चाहता था और गृह कार्य करने में भी आलस्य दिखाता था। हमेशा सबसे झगड़ता था और झूठ बोलता था। दूसरा प्रश्न, गांव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते हैं? उत्तर, गांव की सफाई के लिए बालक अपने स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखा, गंदगी को दूर किया, गांव के कई गड्ढों को मिट्टी से ढांपा, गांव का कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाया, गांव को हरा भरा रखने के लिए चारों ओर पेड़ पौधे लगाए और अपने घरों के पास फलदार पेड़ लगाए। तीसरा प्रश्न, गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? आप गांव को आदर्श गांव कैसे बना सकते हैं? गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए अपना स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना है, गंदगी को दूर करना, गांव में कई गड्ढों को मिट्टी से ढांपना, गांव का कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाना, गांव को हरा भरा रखने के लिए चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना, घरों के पास भी फलदार पेड़ लगाना है। चौथा प्रश्न, कलेक्टर साहब ने बच्चों की बढ़ाई में क्या कहा? कलेक्टर साहब ने बच्चों की बढ़ाई में कहा कि इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। इस बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। पांचवा प्रश्न, 5,000 रुपये मिलने पर मोहन
क्या सोचता है? 5,000 रुपये मिलने पर मोहन सोचता है कि ये रुपये हम प्रधानाध्यापक जी को दे देंगे। इससे स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। 6वां प्रश्न, बाल शक्ति टोली ने गांव को कैसे स्वच्छ किया? बाल शक्ति टोली ने पहले स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखा, गंदगी को दूर किया, गांव में कई गड्ढों को मिट्टी से ढांपा, गांव का कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाया, गांव को हरा भरा रखने के लिए चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए, घरों के पास भी फलदार पेड़ लगाए। इस प्रकार गांव को स्वच्छ किया।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पद्य भाग पूर्ण करना। कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरक वाचन। शनि सबसे सुंदर ग्रह। पहला में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दूसरा प्रश्न, सौरमंडल में शनि ग्रह का स्थान क्या है? सौरमंडल में बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। तीसरा सवाल, सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। चौथा प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य में कितना फासला है? पृथ्वी और सूर्य में 15 करोड़ किलोमीटर की फासला है। पांचवा प्रश्न, शनि किसका पुत्र है? शनि सूर्य का पुत्र है।
छठवां प्रश्न, शनैश्चर का अर्थ क्या है? शनैश्चर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। सातवां प्रश्न, शनैश्चर किसे कहते हैं? शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। आठवां प्रश्न, सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को कितना समय लगता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को 30 वर्ष लगते हैं। नौवां प्रश्न, शनि एक राशि में कितने सालों तक रहता है? शनि एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। 10वां प्रश्न, बहुत कम सूर्यताप किस ग्रह पर होता है? बहुत कम सूर्यताप शनि ग्रह पर होता है। 11वां प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। 12वां प्रश्न, सौरमंडल का अत्यंत ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का अत्यंत ठंडा ग्रह शनि है। दूसरा में 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला सवाल, शनि को शनैश्चर नाम क्यों दिया गया है? शनि को शनैश्चर नाम प्राचीन काल के लोगों ने दिया है क्योंकि यह ग्रह आकाश के गोल पर बहुत धीमी गति से चलता हुआ दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न,
टाइटन के बारे में लिखिए। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का अति महत्वपूर्ण उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। कुछ साल पहले टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था। तीसरा प्रश्न, शनि एक ठंडा ग्रह है कैसे? जून 2016, जून 17। और शनि ग्रह को ठंडा ग्रह क्यों माना जाता है? अप्रैल 2017। और शनि ग्रह को अत्यंत ठंडा ग्रह क्यों कहा जाता है? जून 2019। शनि ग्रह सूर्य से करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। चारवां प्रश्न, सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है कैसे? जून 2020। और शनि एक सुंदर ग्रह है स्पष्ट कीजिए? अप्रैल 2019। सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह शनि है। उस ग्रह के चहुं ओर वलय है। इन वलयों या कंकड़ों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह बनाया है। पांचवा प्रश्न, शनि का वायुमंडल कैसे बना है? जून 2019। और शनि ग्रह का निर्माण किस प्रकार हुआ है? जून 2015। और शनि ग्रह का वायुमंडल किन गैसों से बना है? अप्रैल 2018। शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसों से बना है।
छठवां प्रश्न, शनैचर का नाम लेते ही क्या होने लगती है? शनैचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। सातवां प्रश्न, लोग शनि ग्रह से क्यों डरते थे? शनि ग्रह धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। लोगों का मानना है कि शनि ग्रह यदि किसी राशि में पहुंच जाए तो 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। इसलिए लोग शनि ग्रह से डरते हैं। सत्य की महिमा। पहला प्रश्न, सत्य क्या होता है? उसका रूप कैसे होता है? अप्रैल 2020। सत्य के स्वरूप के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। अप्रैल 2022। सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा होता है। जो कुछ अपनी आँखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही सत्य है। उसका रूप सरल है, दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। झूठ बोलने वालों की स्थिति कैसी होती है? अप्रैल 2017। झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है? जून 2017। झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है? जून 2018। झूठ का सहारा लेते हैं तो अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक झूठ को साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं।
पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। तीसरा प्रश्न, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? जून 2017, जून 2019। सत्य के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है? जून 2022। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं। सत्य बोलना नहीं चाहिए। सत्य बोलने का तरीका शास्त्र में इस तरह समझाया गया है कि सत्य बहुत प्रियम ब्रयुत न ब्रयुत सत्यम प्रियम। अर्थात सत्य बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। चौथा प्रश्न, संसार के महान व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है। सोदाहरण समझाइए। संसार के जितने महान व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए।
5वां प्रश्न, महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? अप्रैल 2019। या सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी का क्या कथन है? अप्रैल 2015। सत्य के बारे में गांधी जी के विचार क्या हैं? अप्रैल 2016। महात्मा गांधी का सत्य की शक्ति के बारे में कथन है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। छठवां प्रश्न, झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती है? या झूठ का सहारा लेने से क्या होता है? जून 2022। झूठ बोलने वालों को कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि ही होती है। उनके विकास के मार्ग में बाधा बन जाता है, व्यक्तित्व कुंठित होता है। झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। 7वां प्रश्न, हर स्थिति में सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। 8वां प्रश्न, सत्य की शक्ति के बारे में जान मैन्सफील्ड की धारणा क्या है? सत्य की शक्ति के बारे में जॉन मैन्सफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण
कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। इसलिए हमें हर स्थिति में सत्य बोलना चाहिए। नागरिक के कर्तव्य। पहला प्रश्न, मीना मैडम ने कितने दिनों के कार्य शिविर का आयोजन किया था? मीना मैडम ने 15 दिनों का कार्य शिविर का आयोजन किया था। दूसरा प्रश्न, संभाषण का विषय क्या था? संभाषण का विषय नागरिकों के मूल कर्तव्य था। तीसरा प्रश्न, अकुल ने मीना मैडम से क्या कहा? अकुल ने मीना मैडम से कहा कि मैडम, एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। चौथा प्रश्न, सलमा ने क्या कहा?
सलमा ने कहा, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। 5वां प्रश्न, अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा? अनवर ने मीना मैडम से कहा कि मैडम, समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी देश भावों से दूर रहना चाहिए। 6वां प्रश्न, मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा? या मीना मैडम ने अंत में छात्रों को क्या संदेश दिया? जून 2018, अप्रैल 2019।